Hello everyone, this is Sahil Utekar. I am your physics teacher and today we are going to see the next part of gravitation chapter. Guys, in the last lecture we saw Newton's law of gravitation, its statement, where we can use this law and where we cannot. And finally we have developed the mathematical formula for Newton's law of gravitation. The formula was F is equal to G m1 m2 by r square. बट दिस फॉर्म इज नोन एज मैग्नीट्यूड और स्केलर फॉर्म बिकॉज ये जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूला से हमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स की जो एग्जैक्ट वैल्यू है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसका ही पता चलता है. बट सिंस फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. तो टुडे वी आर गोइंग टू सी हाउ टू गेट द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. सो indirectly we are talking about vector form of gravitational law. So let's start. Vector form of gravitational law. Since we are talking about vector form, we need position vectors, and for that we should have a proper coordinate system. So I am considering Cartesian coordinate system. So let me write here. Consider x and y axis. पहले x और y axis ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ. This is y axis. X Z. So here we have this is x-axis, this is y-axis, and this is origin, this is z-axis. Now I am considering two point masses or two particles having mass m1 and m2 and are separated by distance r. So this is particle 1 having mass m1 and this is particle 2 having mass m2, and the distance between these two particles is r. I am going to show position vector of these two particles. अब ये position vector क्या होता है? Position vector gives the position of a particle with respect to origin. अब इसका मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर कोई एक पॉइंट है, ठीक है, मान लो पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 3,4, और अगर आपको पॉइंट ए का अगर पोजीशन लोकेट करना होगा या फिर पोजीशन वेक्टर पता करना होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, एक ओरिजिन से आपको एक वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा टिल पॉइंट ए. जनरली जो पोजीशन वेक्टर होते हैं ना, वो आर बार से रिप्रेजेंट किए जाते हैं. सो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? आर बार इज इक्वल टू, अब पॉइंट ए का जो भी एक्स कोऑर्डिनेट है वो मैं लिख लेता हूँ 3. अब एक्स एक्सिस के अलोंग जो भी यूनिट वेक्टर होगा, बिकॉज यूनिट वेक्टर क्यों कंसिडर किए हैं? आपको पता है यूनिट वेक्टर गिव्स द डायरेक्शन. जो भी डायरेक्शन होता है ना, वो यूनिट वेक्टर देते हैं. सो अभी मैं क्या कर रहा हूँ? एक्स एक्सिस के अलोंग जो भी यूनिट वेक्टर होता है उससे इसको मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ. सो एक्स एक्सिस के अलोंग कौन सा यूनिट वेक्टर होता है? आई कैप, आई प्लस इसका जो भी वाई कोऑर्डिनेट है 4. अब वाई एक्सिस के अलोंग जो भी यूनिट वेक्टर होगा ना, मैं उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा. सो जे कैप, ये बन गया आपका पोजीशन वेक्टर. ठीक है, पोजीशन वेक्टर समझा. अब मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ. पोजीशन वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. पोजीशन वेक्टर हमेशा याद रखना, पोजीशन वेक्टर गिव्स द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल
विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अब मैं पार्टिकल 1 का पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर लेता हूँ, ब्लू पेन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। एंड पार्टिकल 2, अब ये है r1 बार पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल 1 एंड दिस इज r2 bar position vector of particle 2. Now अब अगर मान लो आप पार्टिकल 1 से पार्टिकल 2 की तरफ जा रहे हैं तो वो कौन सा वेक्टर होगा, r12। और उसके एग्जैक्टली अपोजिट कौन सा वेक्टर आ जाएगा, r21। ठीक है, r12 r21। अब यहाँ पे लिख देता हूँ हैविंग मास, ये m1 है, ये m2 है, और इनके बीच का जो भी डिस्टेंस होगा वो है r। Now, according to gravitational law or Newton's law of gravitation, let F12, अब F12 बार क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स और F21 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स एक्सर्टेड बाय पार्टिकल 1 ऑन पार्टिकल 2। हमने लास्ट लेक्चर ही देखा है ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, और दूसरा पॉइंट क्या था, विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे एक्ट करता है अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ दीज टू पार्टिकल्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे एक्ट करता है अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ दीज टू पार्टिकल्स। तो m1 और m2 के बीच में जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो कैसे एक्ट करेगा, इस लाइन के अलोंग, और वो उसका जो नेचर होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कैसे होता है, अट्रैक्टिव इन नेचर। तो F12 कौन किसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, पार्टिकल 1 के ऊपर जो भी फोर्स एक्सर्ट करेगा वो इस लाइन के अलोंग एक्ट करेगा, और उसका डायरेक्शन कैसे होगा, सिंस ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, m2 m1 को अपनी तरफ खींच रहा है तो उसका डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, टूवर्ड्स m2। ब्लैक पेन से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। सो ये रहा अपना F12। अब सिमिलरली पार्टिकल 1 पार्टिकल 2 के ऊपर जो भी फोर्स एक्सर्ट करेगा उसका डायरेक्शन कैसे होगा, F12 एंड F21। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन F12 बार 12 is G m1 m2 बाय r स्क्वायर। अब मुझे F12 का डायरेक्शन पता करना है, तो ये जो फॉर्मूला है ना G m1 m2 बाय r स्क्वायर, इस फॉर्मूला को जब मैं F12 के अलावा जो भी यूनिट वेक्टर एक्ट हो रहा होगा ना उससे मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
सो अब F12 के अलोंग F12 कैसे एक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में। सो F12 के अलोंग कौन सा यूनिट वेक्टर है R12 बार। देखो F12 बार 1 से लेके 2 तक है, सिमिलरली R12 भी कैसा है 1 से लेके 2 तक। सो दोनों का डायरेक्शन सेम है। सो मुझे R12 से यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, पोजीशन वेक्टर R12 is equals to position vector is vector upon its magnitude. So R12 बार ये रहा उसका वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। अब इसका मैग्नीट्यूड देखो ना, R12 इज इक्वल टू R21 इज इक्वल टू R, ये तीनों क्या है इक्वल है। R12 बार इज इक्वल टू R21 बार इज इक्वल टू R, ठीक है। सो मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ R12 बार अपॉन R। अब ये जो है ना इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। सो F12 बार इज इक्वल्स टू G M1 M2। अब R स्क्वायर ऑलरेडी है, जब मैं R12 कैप की जगह ये लिखूंगा तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा R स्क्वायर इंटू R, तो क्या हो जाएगा R क्यूब, सो इंटू R12 बार। ये रहा इसका वेक्टर फॉर्म F12 बार का। सिमिलरली F21 बार क्या होगा, F21 इज इक्वल्स टू G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। अब मुझे अब किसका डायरेक्शन पता करना है, F21 का। सो F21 के अलोंग जो भी यूनिट वेक्टर होगा मुझे उससे इस फॉर्मूला को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो अब डायग्राम में देखना F21 कैसे एक्ट कर रहा है 1 से लेके 2 तक, इस डायरेक्शन में F21 एक्ट कर रहा है। तो F21 के अलोंग कौन सा यूनिट वेक्टर आपको दिख रहा है, सो F21 के अलोंग कौन है R21, ठीक है। देखो ना 1 से लेके 2 तक ऐसे। सो R21, ठीक है। अब सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा F21 बार इज इक्वल्स टू G M1 M2 अपॉन R क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा R21 बार। ये रहा F21 का वेक्टर फॉर्म, ठीक है। अब डायग्राम पे पास आओ, ठीक है। अब अच्छे से इसको ऑब्जर्व करना, R21 और R12 बार दोनों कैसे है इक्वल एंड अपोजिट है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं R12 बार इज माइनस ऑफ R21 बार, बिकॉज डायरेक्शन कैसा है अपोजिट है। अब क्या करता है, अब ये जो फॉर्मूला ना R12 में R12 बार की जगह हम लोग माइनस R21 लिख देते हैं। इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूँ, इक्वेशन 2 बोल देता हूँ, इक्वेशन 3। सो पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। सो क्या है F12 बार is equals to G M1 M2 अपॉन R क्यूब इंटू R12 बार की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा माइनस ऑफ R21। सो हमें फॉर्मूला क्या मिलेगा F12 बार इज इक्वल्स टू, ये माइनस साइन पहले लिख देता हूँ G M1 M2 बाय R क्यूब इंटू R21 बार। अब
इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करना। F12 बार इज इक्वल्स टू माइनस, एज इट इज लिख देता हूँ, F12 बार इज इक्वल्स टू माइनस, अब ये वाला पार्ट देखना, G M1 M2 बाय आर क्यूब इंटू R21, ये क्या है यहाँ पे देखना, G M1 M2 अपॉन आर क्यूब इंटू R21। सो ये एक्चुअली ये पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इतना, F21 बार, सो माइनस ऑफ F21 बार। सो यहाँ से क्या मिला हमें, ये कैसे है, F12 बार एंड F21, ये क्या है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, हेंस gravitational force is in accordance with Newton's third law. इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, F12 बार, ये माइनस यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा, F21 बार इज इक्वल टू 0। सिंस F12 बार प्लस F21 बार इज इक्वल टू 0, hence gravitational force is a conservative force. So let me write here, hence it is a conservative force. Now we can write the extended form of Newton's law of gravitation. अब ये extended form का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखना, R12 बार, हम लोग R12 बार को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, यहाँ पे देखना, R1 बार प्लस R12 बार R2 बार, ठीक है। जो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, अकॉर्डिंग टू दैट लॉ हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, R12 बार इज इक्वल्स टू R2 बार माइनस R1 बार, ठीक है। R12 बार को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, R2 बार माइनस R1 बार। अब जहाँ जहाँ R12 बार है या फिर R बार है, R12 को हम लोग R12 बार को हम लोग R बार भी लिख सकते हैं ना, मतलब मैग्नीट्यूड, तो हम लोग वहाँ पे R2 माइनस R1 लिख सकते हैं। तो कोई भी एक इक्वेशन उठा लेना, इक्वेशन 1 कंसिडर करना, एक्सटेंडेड फॉर्म क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, F12 बार इज इक्वल्स टू G M1 M2 अपॉन, अब यहाँ पे R क्यूब है, ठीक है, बट R क्यूब की जगह हमें क्या लिखना है, मैग्नीट्यूड ऑफ R2 बार माइनस R1 बार का क्यूब इनटू R12 बार की जगह हमें क्या लिखना है, R2 बार माइनस R1 बार इंटू R2 बार माइनस R1 बार। सो ये हुआ उसका एक्सटेंडेड फॉर्म। सो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब इस लेक्चर में और इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को कंप्लीट थ्योरेटिकल पॉइंट में कवर कर लिया है। अब हमारे बचे हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस लॉ दैट वी विल कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।